तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आपका क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। और चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या पद्धति में ये संख्या क्या होता है, ठीक है। ये संख्या क्या होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर। देखो बाबू, नंबर जो होता है, आप लोग जो 1 2 3 4 ये जो जितना भी आप लोग यूज़ करते हैं वो सारा का सारा क्या है, नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं। संख्या को कितना भाग में बांट दिए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, संख्या को 2 भाग में हम लोग बांट दिए हैं। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं बाबू, वास्तविक संख्या। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। और संख्या का जो दूसरा प्रकार है वो है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको हम लोग कहते हैं बाबू इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो आप बताइएगा कि नंबर कितने तरह का हो गया, 2 तरह का। पहला कौन सा, वास्तविक, दूसरा कौन सा, काल्पनिक। तो नंबर 2 तरह का, पहला हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या। तो नंबर कितना तरह का हो गया, वास्तविक और काल्पनिक हो गया। अब देखिएगा बाबू, सबसे पहले आते हैं काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसको हम देख पा रहे हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4, ये सारा सारा आप देखे हैं, सुने हैं, ये सारा वास्तविक संख्या में आता है। लेकिन वैसी संख्या जिसके बारे में अभी आप कुछ नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे क्लास 11th में जब जाइएगा तो आपको इमेजिनरी नंबर का एक चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना रहेगा आई के बारे में। आई एक इमेजिनरी नंबर मान लिया जाता है, ठीक है ना। आई = -1 होता है, तो आपको वो 11th में पढ़ना है। लेकिन अभी आप 9th में है तो आपको 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना होगा। तो चलिए, काल्पनिक संख्या को ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, वैसी संख्या जो काल्पनिक हो, कल्पना मात्र हो, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब आते हैं बाबू वास्तविक संख्या में, कि वास्तविक संख्या क्या है, जो रियल नंबर हो, जो सच में नंबर हो। बात समझ में आ रहा है क्या, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या होता है ये भी 2 तरह का होता है। लो, ये वास्तविक संख्या कितने तरह का हुआ, 2। पहला हो गया परिमेय संख्या। कौन सा संख्या बाबू, परिमेय संख्या। आप लोग सुने हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या में पहला क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया बाबू, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, संख्या कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, टेंशन है क्या, नहीं ना। धीरे धीरे समझिएगा बाबू। अगर अब आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप सीधा बोलिएगा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को क्या कहेंगे, संख्या। क्या कहेंगे, संख्या। संख्या 2 तरह का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 तरह का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। उसके बाद जाकर के ये परिमेय संख्या है ना, कई संख्या में बट गया। परिमेय संख्या जो है वो कई संख्या में क्या हो गया, बट गया। उसी में परिमेय संख्या से ही निकल गया बाबू आपका प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। फिर कई तरह का संख्या बट गया, भाज्य संख्या, सम संख्या। देखिए कितना तरह का संख्या में भी बट गया, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या। तो बाबू ये सारा का सारा परिमेय संख्या है, वो सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा है हल्का फुल्का। तो बताइएगा संख्या कितना तरह का, 2 तरह का। कौन कौन सा, वास्तविक और वास्तविक संख्या कितना तरह का, 2 तरह। कौन कौन सा, परिमेय संख्या और फिर परिमेय संख्या फिर कई भाग में बट गया। परिमेय संख्या कोई खास प्रकार नहीं है कि परिमेय संख्या 2 प्रकार का, ऐसा कुछ नहीं है। तो परिमेय संख्या फिर बट गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ऋण संख्या, बहुत सारा संख्या फिर बट
बट गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? Yes. तो बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, एकदम बच्चा से शुरू करेंगे, प्रकृत संख्या से, ठीक है ना। आप लोग प्रकृत संख्या से हम लोग शुरू करेंगे। और आप लोग को बता दें जिनके पास नोट्स नहीं है, ये सारा चीज़ का आपके पास एक नोट्स है, आप वो नोट्स ले लीजिएगा। हाँ आपको दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। नोट्स है वो, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग किसको स्टार्ट करते हैं बाबू? प्राकृत संख्या को। एक एक करके हम लोग प्राकृत संख्या से समझना शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए मेरे साथ बोलिएगा। संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या। ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक नंबर से हम लोग प्राकृत संख्या को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए पहला आता है बाबू प्राकृत संख्या। इसको हम लोग कहते हैं बाबू नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये प्राकृत है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक का मतलब हो गया पेड़ पौधा, ठीक है। ये प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इंग्लिश में भले नेचुरल है, प्राकृतिक संख्या की होता है? प्राकृतिक नहीं होता, प्राकृतिक संख्या नहीं होता, प्राकृत संख्या होता है। इस बात को याद रखिएगा बाबू, गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कीजिएगा, उच्चारण गलत नहीं कीजिएगा। ये प्राकृत संख्या है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा बाबू प्राकृत संख्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बाबू। सबसे पहले बाबू अगर आपको गिनती गिनने के लिए दिया जाए, कोई भी चीज़ को गिनना है, जैसे आपके पास कितना बुक्स है उसको गिनना है, तो आप 1 2 3 4 करके गिनिएगा। यहाँ पर कितना स्टूडेंट है अगर गिनना हो तो 1 2 से स्टार्ट कीजिएगा। आप कुछ भी चीज़ों को गिनना है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, हाँ ये ना। तो बाबू कुछ भी चीज़ को गिनने में 1 का प्रयोग करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, यानी कि गिनती की संख्याओं को ही हम लोग क्या कह देते हैं? प्राकृत संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। या फिर वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनती गिनने में करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसलिए कहा जाता है काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो अभी आप बताइए, जब गिनती गिनना शुरू करते हैं आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अनंत का सिंबल है। हाँ अनंत का सिंबल है, तो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि बाबू कोई बच्चा गिनता है 0 1 2 3 नहीं गिनता है। गिनने के लिए हमेशा 1 का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हुआ? 1 हुआ। और सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया? अनंत। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कहलाता है 1 और सबसे बड़ी संख्या कहलाता है अनंत। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए प्राकृत संख्या में सारा सारा क्या वैल्यू? धनात्मक है। सारा वैल्यू क्या है? धनात्मक मतलब प्लस में है। सारा वैल्यू क्या है? प्लस में। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 सारा वैल्यू क्या है? प्लस में है। कोई दिक्कत है क्या? तो प्राकृत संख्या समझ गया। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बाबू? गिनती की संख्याओं को। गिनती की संख्याओं को। किसको? गिनती की संख्याओं को। गिनती की संख्याओं संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम, समस्या नहीं ना? तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सारा का सारा क्या था? आपका प्राकृत संख्या था। यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ये सारा का सारा क्या था बाबू आपका? ध्यान से देखिए, ये प्राकृत संख्या था। अभी पढ़े गिनती की संख्या है। लेकिन बाबू एक बात बताइए, 0 भी तो एक संख्या है। क्या प्राकृत संख्या में 0 है? नहीं है। तो 0 को तो हम छोड़ दिए। तो हम क्या किए? प्राकृत संख्या ले लिए और प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर दिए। किसको शामिल कर दिए? 0 को। तो जैसे ही 0 को शामिल किए एक नया ग्रुप बन गया फिर से। हाँ ये ना, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृत संख्या था, इस प्राकृत संख्या में 0 को ले लिए, यानी 0 को शामिल कर लिए। तो 0 को शामिल करने पर एक नया ग्रुप बना। तो प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह को, प्राप्त नई संख्या के समूह को एक स्पेशल नाम देंगे। उसका नाम रखा गया पूर्ण संख्या। अब बोला कि अब संख्या मेरा क्या हो गया है? पूर्ण हो गया।
अब संख्या मेरा क्या हो गया? पूरा हो गया, इसलिए इसको कहा गया पूर्ण संख्या। इसीलिए इसको कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। तो बाबू होल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या, जो नया संख्या बना उसी नया संख्या के समूह को क्या कर देते हैं? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है? नहीं ना, बोलो। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं, और जब गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिए तो बन गया पूर्ण संख्या। तो अब आपसे पूछना चाहेंगे कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या अब क्या है? जीरो। अब प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या? पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या? अनंत। प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या? अनंत। अनंत। कोई दिक्कत है क्या? तो बताइएगा बाबू, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में दोनों में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, वो अंतर ये है कि पूर्ण संख्या में जीरो है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा, क्या जितना भी प्राकृत संख्या है वो सब का सब पूर्ण संख्या है? कैसे है? सुनिए बाबू, हम कहेंगे एक, तो एक को आप प्राकृत संख्या कह सकते हैं, कोई इसको पूर्ण संख्या बोल देगा तो क्या गलत कह देंगे? नहीं ना। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं कि नहीं? आप लोग विद्यार्थी में आप लड़के हैं, तो आप विद्यार्थी भी हैं, लड़के भी हैं, मम्मी के लिए बेटे भी हैं, हाँ ये ना। तो आप एक ही व्यक्ति हैं जो कि अलग जगह पे अलग अलग हैं। उसी तरीके से ये एक जो है वो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और आगे पढ़ेंगे और भी कई संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो केवल और केवल पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है। यानी जितना भी प्राकृत संख्या होगा ना सब पूर्ण संख्या होगा, लेकिन जितना भी प्राकृत संख्या होगा सब पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को समस्या? अब यहाँ पर देखिएगा, आप कहिएगा कि देखिए जीरो को तो शामिल कर लिए, पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन फिर भी -1 -2 ये भी तो एक संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5 ये भी संख्या है। इस संख्या को तो हम भूल ही गए, छोड़ ही दिए, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या हो गया, खत्म हो गया संख्या तो और भी है, माइनस वाला भी है। तो बोले अल्लाह, अब तो दिक्कत हो गया, तो अब एक नया समूह फिर बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या नहीं? तो अब हम क्या किए, ध्यान से सुनिएगा बाबू, हम क्या किए, पूर्ण संख्या को लिख दिए। पूर्ण संख्या क्या लिखाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये सारा का सारा क्या हो गया बाबू? पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? सारा का सारा पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन माइनस वाला चीज़ तो छोड़ दिए हैं, तो माइनस वाला चीज़ भी रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्या को लिख लेते हैं, 1 उल्टा करके 2 3 डॉट 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 करके इन्फिनिटी कर देते हैं, आगे भी होगा। ध्यान से सुनिएगा बाबू, हम क्या किए, पूर्ण संख्या को लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक क्या है? सारा का सारा पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या लिखने के बाद हम प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान का मतलब प्राकृत संख्या लिखे और माइनस लगा दिए। तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या का समूह। अब देखो, अब क्या लगा, मेरा पूर्ण हो गया, संख्या मेरा क्या हो गया? पूर्ण। जो अंक है, जो संख्या है वो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो बाबू जब अंक या संख्या पूर्ण हो जाए, इसीलिए उसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी पूरा अंक हो गया, पूरा क्या हो गया? मेरा अंक हो गया। तो देखिए इसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 सब पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया पूर्णांक। क्या रखा गया? पूर्णांक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ, इस इंटीजर में पूरा का पूरा पूर्ण संख्या समा गया, और जब पूर्ण संख्या समेले है तो उसके अंदर प्राकृत संख्या भी समाया हुआ है। तो इस पूर्णांक पूरा पूर्ण संख्या को पूरा प्राकृत संख्या को खा गया। तो बताइएगा, जितना भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या है? एकदम है। जितना भी पूर्ण संख्या सब पूर्णांक है? एकदम है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो बाबू याद रखिएगा, परिभाषा कैसे लिखना है, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को, माइनस वाला वैल्यू है ना, तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह को, एक नया संख्या का समूह बना, उसी को हम लोग क्या नाम रखे हैं? पूर्णांक। क्या रखे हैं? पूर्णांक। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या क्या है? आगू वाला होता है, जैसे इसका छोटकी a है, इसका छोटी संख्या 0 है, इसका क्या होगा?
अनंत। क्या होगा? अनंत। तो पूर्णांक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। इसको अनंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनंत। तो पूर्णांक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? अनंत। और सबसे बड़ा संख्या? अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सब पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है। नहीं है। क्या सब पूर्णांक प्राकृत संख्या है? नहीं है। लेकिन सब प्राकृत संख्या पूर्णांक है? हाँ है। सब पूर्ण संख्या पूर्णांक है? हाँ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जिस तरीके से आप जितना भी लड़की हैं, क्या सब आदमी हैं? व्यक्ति है ना? हाँ ये ना। और जितना भी लड़का है सब भी व्यक्ति है। यस यू नो? हाँ ये ना। लेकिन जितना भी दुनिया में व्यक्ति है, इंसान है, सब क्या लड़की है? और जितना भी इंसान है सब क्या लड़के हैं? नहीं है। कुछ लड़का है, कुछ लड़की है। उसी में अगर लड़का लड़की में ही देखे, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, हाँ ये ना, कोई औरत है, कोई बूढ़ी हो गई हैं, हाँ ये ना। तो अलग अलग कैटेगरी बन जाता है। उसी तरीके से जितना भी प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा क्या होगा? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या का समूह बड़ा है, पेट बड़ा है, सब को घुसा लेता अल्लाह। पूर्णांक संख्या जो है वो बहुत बड़ा हो गया। काहे? उसमें प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समा गया है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? यहाँ तक किसी को समस्या? तो प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या। जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? अब पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को रख लेंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रॉब्लम? समस्या? नहीं ना? तो पूर्णांक तक आप समझ गए? वाह, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छोटा छोटा चीज़ है, सम संख्या विषम संख्या, उसको देख लेते हैं। चलिए आइए। आते हैं बाबू सम संख्या। सम संख्या इसको हम लोग कहते हैं बाबू इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। दीदी क्या कहेंगे? इवन नंबर। हाँ, इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर। समझिएगा बाबू इवन नंबर क्या होता है, सुनिएगा। हम कुछ संख्या को लिखते हैं, साइड में ही लिखते हैं, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना होगा। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बाबू, यहाँ पर हम 8 तक संख्या लिख दिए हैं। क्या बताइएगा, एक जो है 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जो नहीं लगेगा उसको हम काट देते हैं 2 से। 2 से ही हमेशा भाग लगाना है। 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 2 लगेगा? लग जाएगा। 3 लगेगा? नहीं। 4 लगेगा? 5 लगेगा? 6 लगेगा? 2 से भाग लगाना, 2 से। ठीक है ना? 7 लगेगा? 8 लगेगा? लग जाएगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः भाग लग जाए। ध्यान दीजिएगा, भाग लगना और पूर्णतः भाग लगना में अंतर होता है। जैसे समझिएगा, हम 9 को 2 से भाग दिया, 4 बार में 8 आ गया, शेष पर 1 आ गया। भाग तो 9 भी 2 से लग गया, भाग तो लग गया ना, अलग बात है, शेष पर 1 आ गया, भाग तो लग गया। लेकिन बाबू वहीं अगर हम 8 को 2 से भाग लगाते हैं तो 4 बार में 8 आ गया और कट के शेष पर क्या आ गया? 0। तो ये जो है ना, इसको कहेंगे ये पूर्णतः भाग लग गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। पूर्णतः क्या हो गया? विभाजित। लेकिन ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, ये बच गया। ये क्या हो गया? बच गया। लेकिन ये पूर्णतः विभाजित हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या। क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 का पहाड़ा में जो आ गया वो सब सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 14 16 ETC, ये सारा का सारा क्या है बाबू? सम संख्या। क्योंकि ये सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। और ये संख्या सब 2 से भाग लगता है। किससे भाग लग जाता है? 2 से। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब उसी का उल्टा ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये जो कट गया वो सब तो क्या सम संख्या तो नहीं कहलाएगा, तो कोई ना कोई तो संख्या कहलाएगा। तो जो भाग लग जाए वो सम, जो भाग ना लगे वो विषम। जो भाग लग जाए 2 से सम, जो ना लगे जो भाग लग जाए वो और ना लगे तो विषम संख्या। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू ऑड नंबर। ऑड ही मत समझना, गाड़ी नहीं समझ लेना। ऑड 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 नंबर। क्या समझेंगे इसको? ऑड नंबर। आइए एग्जांपल दे देते हैं।
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 ETC। ये सारा का सारा क्या है बाबू? ETC है। ये सारा का सारा क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्या। पूर्णतः विभाजित का बात हो रहा है, विभाजित का बात नहीं हो रहा है। भाग लगाना नहीं है, पूर्णतः भाग लगाना है। भाग तो दोनों लग गया, एक ही बार में नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपका 10 बार कट, लेकिन कटना चाहिए पूर्णतः, बड़ा भाग रहेगा। शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? पूर्णतः भाग का मतलब हुआ कि शेषफल 0। ये 1 आ गया ना, पूर्णतः भाग नहीं लगा है। तो आप उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? संख्या। रिवीजन कीजिए। संख्या कितना भाग में बांटे? 2। इधर वास्तविक संख्या, इधर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को भी 2 भाग में बांट दिए। इधर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को फिर 2 भाग में बांटे ना, परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। सुनो बाबू, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटे, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय कई तरह का हो गया, ठीक है ना। चलो अभी परिमेय अपरिमेय सब जानना है, अभी आप जाने नहीं, उसको सीखना है, समझिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। आगे आता है बाबू भाज्य संख्या। कैसी संख्या? और दूसरा होता है बाबू अभाज्य संख्या। चलिए भाज्य और अभाज्य को एक साथ ही समझ जाते हैं। हल्ला नहीं बाबू। दूसरा है अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं बाबू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। हल्ला नहीं करो बाबू, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम नंबर है बाबू। ये भाज्य संख्या, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट भाज्य संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। समझिएगा बाबू, ठीक है ना? समझिएगा ना, ठीक है, अच्छी बात है, समझिएगा आप लोग। बाबू यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। बाबू अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़की लोग तुम लोग खाली क्या करते रहती है बाबू? उसका हाथ जल गया, वही हाथ जल गया। अल्लाह, पढ़ो इधर, समझिए। रोटी हाथे में चली गई। देखो बाबू, यहाँ पे कई सारा नंबर लिख दिए हैं, 1 से लेकर के 13 तक। आप समझिएगा बाबू, समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबू एक बात बताइएगा, 1 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 के पहाड़ा में आता है। 1 खुद 1 के पहाड़ा में आएगा। अच्छा 2 किसके किसके पहाड़ा में आएगा? 1 के पहाड़ा में आएगा और 2 के पहाड़ा में। हल्ला नहीं करना है बाबू, हल्ला नहीं करना है। 1 के पहाड़ा में आएगा और 2 के पहाड़ा में आएगा। 3 किसके किसके पहाड़ा में आएगा? 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में। 4 किसके पहाड़ा में आएगा? 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 किसके पहाड़ा में आएगा? 1 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में। इसके अलावा तो किसी में नहीं आएगा 5। हाँ ये ना। 6 आएगा 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में, ठीक है। 7 आएगा 1 के पहाड़ा में और 7 के पहाड़ा में आएगा। 8 किस में आएगा? 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में और 8 के पहाड़ा में आएगा। हाँ ये ना। 9 किसके पहाड़ा में आएगा? 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में और खुद 9 के पहाड़ा में आएगा। उसके अलावा किसी पहाड़ा में नहीं आएगा। 10 जो है 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 5 के पहाड़ा में आएगा, खुद के पहाड़ा में आ जाएगा। हाँ ये ना। 11 आएगा 1 के पहाड़ा में और खुद 1 के पहाड़ा में आएगा। 12 आएगा 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में और 12 के पहाड़ा में आएगा। यस यू नो, ठीक है। 13 जो आएगा 1 के पहाड़ा में आएगा, खुद 13 के पहाड़ा में आएगा। तो आप यहाँ पर समझिएगा बाबू, गप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अभाज्य संख्या को हम बता रहे हैं, वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे। ध्यान से सुनना बाबू,
वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ध्यान से सुनना, वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या, और वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भी लगे और वो केकरो से लग जाए उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है क्या? तो ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पर देखना जो एक से लगे और खुद से लगे। तो देखो बाबू, ये एक से लगा और खुद से लग गया, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? है? जो एक से लगे और खुद से लगे अभाज्य। क्या कहेंगे? अभाज्य। ये हो गया अभाज्य। क्या हो गया? अभाज्य, क्योंकि एक से लगा और खुद से लगा। तीन भी देखो, एक से लगा और खुद तीन से लग गया, तो ये भी क्या हो गया? सर एक भी तो हो सकता है। आते हैं बाबू, एक पर भी आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? एक पर भी आएंगे। आप कह सकते हैं कि एक खुद से भी लग गया, एक से लग गया और एक खुद से लग गया, तो यो आप अभाज्य कर दीजिएगा। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। चार देखिए, एक से भाग लगा, खुद से भी लग गया और उसके अलावा भी किसी न किसी से लग गया। और अभी बताए जो एक से भी भाग लगे, खुद से भी लगे, उसके अलावा भी किसी न किसी से लग जाए उसको हम लोग भाज्य कहेंगे। तो ये कैसी संख्या हो गया? भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य। ठीक है, ये कैसी संख्या हो गया? अब एक से लगा और खुद से लग गया, तो ये अभाज्य आ गया। कैसा हो गया? अभाज्य। 6 देखो बाबू, एक से भाग लगा, खुद से भी भाग लगा, उसके अलावा 2 और 3 से भी लग गया, तो ये भाज्य हो गया। 7 देखो, एक से भाग लगा, खुद से भी भाग लग गया, उसको भी क्या होगा? अभाज्य। क्या हो गया? अभाज्य। ये देखो 8 देखो, कितना से भाग लग गया है, ये तो साफ क्या होगा? भाज्य हो जाएगा। ये भी क्या होगा? एक से लगा, खुद से लगा, तो ये भी अभाज्य होगा। सॉरी, हाँ भाज्य होगा। सॉरी, ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है। 10 जो होगा, एक से लगा, खुद से लगा, उसके अलावा भी लग गया, तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये भी क्या हो गया बाबू? एक से लगा, खुद से लगा, तो अभाज्य। ये भाज्य हो गया, और ये भी। तो अभी आप समझ पाए, जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे उसको हम लोग कैसी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ ये ना, यस ये नो। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, अभाज्य संख्या में हम किसको किसको लिख सकते हैं? यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा 9। खुद के अलावा 3 से लग गया, 10 आएगा, नहीं 11 आएगा, फिर क्या आएगा? 13। ये सारा का सारा क्या है? अभाज्य संख्या। ये 13 का सारा क्या है? अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। यहाँ तो किसी को दिक्कत? अब जो बच गया वो कैसी संख्या? भाज्य। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ETC। ये सारा क्या है? भाज्य संख्या। अब यहाँ पर एक और सुनो बाबू, सुनना। अच्छा बाबू एक बात बताना, ये एक से लगा, खुद से भी लगा, लेकिन जो खुद है वो खुद तो एक ही है ना, तो एक तो लिखाएगा नहीं। देखो बाबू, इसका के गो अपवर्तक हुआ? के गो मतलब कि बाबू देखो, एक जो है एक होगा, एक गो हुआ ना अपवर्तक। देखो 2 का अपवर्तक के गो? एगो और 2 गो। तो ध्यान से सुनना बाबू, इसका अपवर्तक के गो हुआ? एगो। इसका अपवर्तक के गो हुआ? 2 गो। इसका अपवर्तक के गो हुआ? 2 गो। अरे 2 गो ना। इसका अपवर्तक के गो हुआ? 1 2 3। अच्छा नहीं दिख रहा। इसका अपवर्तक के गो है? 3। इसका अपवर्तक के गो हुआ? 2 गो। इसका 1 2 3 4। इसका 2, इसका 4, इसका 3 4, इसका क्या हो गया? 2। इसका 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर देख पा रहे होंगे तो अभाज्य जितना भी संख्या है सबका 2 अपवर्तक है। देखो ये अभाज्य है 2, अभाज्य 2, अभाज्य 2, अभाज्य 2। देखो हमेशा याद रखना बाबू, जितना भी अभाज्य संख्या सबका अपवर्तक कितना है? 2। देखो यहाँ पर भी है। तो जितना भी अभाज्य संख्या होता है उसका अपवर्तक कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है बाबू? 2 होता है। जिससे जिससे वो भाग लग रहा है उसको कहते हैं अपवर्तक। समझ में आया क्या? जिससे जिससे वो भाग लग रहा है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक। समझ में आ रहा है क्या? तो बाबू याद रखना बाबू, अभाज्य संख्या का हमेशा कितना अपवर्तक होता है? 2। और भाज्य संख्या का 2 से ज्यादा अपवर्तक होगा। 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो देखो
देखो भाज्य संख्या का कहाँ गया भाज्य, 2 से अधिक 3 है ना, भाज्य संख्या 2 से अधिक 4 है ना, भाज्य संख्या 2 से अधिक 4 है ना, भाज्य संख्या 3 है ना, भाज्य संख्या का 4 है ना, भाज्य संख्या का 6 है ना। तो हमेशा याद रखना भाज्य संख्या का अपवर्तक हमेशा 2 से ज़्यादा होगा, 2 नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अभाज्य संख्या का हमेशा अपवर्तक 2 होगा। सुनो सुनो उसी पे आएंगे। लेकिन अभाज्य संख्या का अपवर्तक हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो बताओ 1 का अपवर्तक एक है ना। और भाज्य संख्या बोला कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका अपवर्तक 2 से ज़्यादा होगा, और अभाज्य किसको कहेंगे, जिसका अपवर्तक 2 होगा। एक जो है ना तो भाज्य वाला नेचर है ना अभाज्य वाला नेचर है, हाँ या ना। जैसे जिसके अंदर लड़का का नेचर है तो लड़का, लड़की का है तो लड़की, और जिसके अंदर वो दोनों लक्षण नहीं है तो वो क्या अलगे चल जाएगा, ट्रांसजेंडर में आ जाएगा। उसी तरीके से एक जो है ना तो भाज्य में आ रहा है ना अभाज्य में आ रहा है। तो बाबू एक को हम भाज्य संख्या कहेंगे नहीं, अभाज्य संख्या कहेंगे नहीं। तो हम इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नोट कि हल्ला नहीं करना, एक ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही, रुक जाओ बाबू, ना ही अभाज्य संख्या है। तो बाबू भाज्य की समझ में आया एक, तो एक कैसी संख्या, भाज्य या अभाज्य, दोनों में से कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या मारिएगा, नन ऑफ दिस। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, समस्या है क्या, आपको समझ में आया, संख्या समझ में आ गया, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, ठीक है, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया, ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण आ गया, परिमेय सब आ गया है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा बाबू, परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए बाबू, इसका परिभाषा कहता है वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q सअभाज्य संख्या हो, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। समझ में नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं, समझो यहाँ पर ध्यान से सुनना बाबू। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, किसके रूप में, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 तथा p और q जो है वो कैसी संख्या होना चाहिए, सअभाज्य। कैसी संख्या होना चाहिए बाबू, सअभाज्य संख्या। उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा बाबू। कहा जाता है p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहा जाता है, समझिएगा बाबू। अगर बाबू 2/0 है ना तो ये गलत हो जाता है, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। इसका वैल्यू होता है अनंत। क्या वैल्यू होता है, अनंत। लेकिन अगर 0/2 है, इसका वैल्यू आता है 0। क्या आता है, 0। समझिए ऐसा क्यों होता है बाबू। अगर बाबू यहाँ 8/2 है, इसका मतलब होता है 8 को 2 से भाग देना, हाँ ये ना, 8 को 2 से भाग देना, तो 4 बार में 8 आ गया और कट गया। यानी जो ऊपर में रहता है भाग देते समय वो बीच में आ जाता है। उसी तरीके से 0/2 है, यानी 0 को हमको किससे भाग देना, 2 से। अब बताइएगा बाबू, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 0 आ जाए। अगर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, 2 बार पढ़िएगा तो 4 आएगा, तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 2 गुना 0 0 कट गया, हाँ ये ना, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन बाबू अब समझिए, अगर हमको 2 को 0 से भाग देना है, 2 को 0 से भाग देना है तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे दिक्कत होगा समझिएगा बाबू। आइए भाग देते हैं। 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 10 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 गुना 0 0 घटा 2 आ गया।
फिर 3 बार पढ़ लिए, 3 गुना 0 0 घटा 2 आ गया, एक बार पढ़ लिए 0 घटा 2 आ गया। तो बाबू ई भाग चलते रहेगा और यह चलते रहेगा, तो चलते रहा जिसका कोई अंत नहीं उसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। तो ई वाला भाग क्या हो गया? अनंत हो गया। इसीलिए कहा जाता है नीचू में 0 कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो परी में रहे चाहे वो ऊपरी में रहे। नीचू में यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहीं पे नहीं, कहीं पर भी नीचे 0 नहीं होगा। जहाँ नीचू देखना 0 वहाँ मार देना अनंत। क्या मार देना? अनंत। इसीलिए कहा जाता है P/Q तो हो लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो, वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q = 0 हो तथा P और Q सअभाज्य संख्या हो। अब आप लोग को सअभाज्य संख्या क्या है वो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू। सअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। देखिएगा भैया, अंशु भैया कितना अच्छा से आराम से शांति से पढ़ रहे हैं सब भैया लोग। सअभाज्य संख्या दिख रहा है सबको? इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, इसका नाम है को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। देखो बाबू, ये हमेशा जोड़ा होता है। सअभाज्य संख्या क्या है? 2 संख्याओं का जोड़ा है। क्या है? जोड़ा है। जैसे बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 है और ये क्या है? 3 है। ये 2 है और ये 3 है। देखो, जब 2 संख्याओं का HCF, जब 2 संख्याओं का HCF 1 आ जाए, कितना आ जाए? 1 आ जाए। जब 2 संख्याओं का HCF 1 आ जाए उसको हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। देखिए, 2 और 3 का HCF निकालिए, एक बार में 2 आ गया, 1 आ गया, वापस से ये 2 उतर जाएगा, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा कट के, तो HCF मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। तो बाबू इस दोनों का HCF क्या है? 1 है। तो यानी 2 और 3 कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। अगर नहीं समझ में आया तो और देखिए, 3 और 5 इसका भी HCF निकालिए। 3 को 5 से भाग देंगे, सॉरी 5 को 3 से भाग देंगे। एक बार में 3 आ गया, शेषफल में 2 आ गया, यहाँ पे 3 उतर गया, बोलिए। तो यहाँ 2 आ गया, 2 बार में कट गया, तो ये मेरा क्या आ गया? HCF आ गया। HCF मेरा 1 आया, तो इसका भी HCF 1 है। जिसका HCF 1 है तो ये भी कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। लेकिन बाबू एक बात बताइए, क्या 2 और 4 सअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? 2 और 4 का जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि ये मेरा क्या है? 0 नहीं आएगा HCF 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये मेरा सअभाज्य संख्या नहीं है। यानी 2 संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। परिभाषा रटने की जरूरत पड़ेगा? रटना क्या, अपने से बनाओ। वैसे 2 संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइएगा बाबू, 5 6 क्या होगा? सअभाज्य संख्या होगा। हाँ, 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 क्रमागत। जैसे देखो 2 3 3 5 7 9 7 8, ठीक है ना? कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लेना, उसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कहेगा कि बताओ 15 16 का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। 12 13 का 1 आएगा। करके देख लो, 12 13 का HCF क्या आएगा? 1। हमेशा 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का याद रखना, 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा? 1 आएगा, याद रखना। तो बाबू अब सअभाज्य संख्या समझ में आया? तो अब आते हैं बाबू परिमेय संख्या। 13 12 कुछ करो, 13 12 करो या 12 13 को HCF 1 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो देखो बाबू, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q = 0 हो और P और Q सअभाज्य संख्या होगा, वो क्या हो कहलाएगा बाबू? परिमेय संख्या कहलाएगा। एग्जाम के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू। हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू 5/3। क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? क्योंकि बाबू बोला था P/Q के रूप में। तो देखिए, P की जगह पे 5 है और Q की जगह पे 3 है, तो बाबू P/Q के रूप में तो हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? सअभाज्य संख्या, सॉरी सअभाज्य संख्या कह रहा है, तो ये मेरा परिमेय संख्या होना चाहिए। और दूसरा रूल, P और Q क्या होना चाहिए? सअभाज्य। तो 5 और 3 का HCF निकालिएगा, आपका 1 आएगा। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया? नॉट 0 होना चाहिए। समझ में आया? तो ये हो गया। और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। हम लेते हैं 7/4, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। हाँ, ये ना। हम लेते हैं 3/4,
5, ये भी हो गया, बोलिए ना। हम लेंगे बाबू 2, तो क्या बाबू ये एक परिमेय संख्या है? बताइए, 2 परिमेय संख्या है? बोला था पी बाई क्यू के रूप में, ये तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो 2 परिमेय संख्या है? नहीं है, है। वेरी गुड, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो p के जगह पे हो गया 2, q के जगह पे हो गया 1, यानी p बाई क्यू के रूप में फिर आ गया, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आपसे पूछेंगे क्या -2 है? काहे नहीं है? नीचे 1, उससे क्या मतलब है? एकदम आ गया, कोई दिक्कत? हाँ, अब बताएंगे बाबू 0.3 क्या है? क्योंकि बट्टे में नीचे 10 है कि नहीं? बोलो। बहुत अच्छा बताइएगा बाबू 2/0 है? नहीं है। अभी क्या बोला था? p बाई क्यू तो हो, लेकिन q 0 ना हो। ए लड़की इधर देखो, q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन q यहाँ 0 हो गया। तो जब ये q 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। p 0 हो सकता है, q नहीं हो। q नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं। अच्छा बताइएगा बाबू 0/2 ये परिमेय संख्या है? 0/8 है? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा हम आपसे पूछते हैं क्या 22/7 है? 3.14 है? तो अच्छा पाई भी होना चाहिए तब, क्योंकि इसी का वैल्यू है। हाँ ये ना? सुनो बाबू, एक बात याद रखना, ये दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो कहिएगा कि पाई का ही तो वैल्यू होता है 22/7। आप लिखते हैं ना पाई बराबर 22/7। तो जब ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, तो यह परिमेय होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कारण समझो क्यों नहीं होता है, समझे ना बाबू? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाई का ये वैल्यू सही वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू। क्या है? लगभग वैल्यू है। समझ में आया क्या? पाई का जो रियल वैल्यू होता है ना, वो 3.14 होते रहता है। इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या बताएंगे तो आपको हम समझाएंगे, ठीक है? लेकिन बाबू पाई का जो वैल्यू 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलिए अच्छी बात है, गुड। अच्छा क्या 0 परिमेय संख्या है? नीचे कुछ नहीं तो क्या है? अच्छा बाबू √4 है? क्यों? क्योंकि √4 जो है बाहर निकलेगा तो वो मेरा 2 निकलेगा, तो ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप देखिएगा बाबू ये 5/3 क्या? ये भिन्न है, भिन्न। ये क्या है बाबू? भिन्न है। ये कैसी संख्या है? भिन्न संख्या है। बहुत अच्छा। ये 2 कैसी संख्या? प्राकृत संख्या है? कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। ये 0 कैसी संख्या है? 0 पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा -2 -3 कैसी संख्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं बाबू। 3 कैसी संख्या है? 3 प्राकृतिक भी है, पूर्ण लिख दिए हैं, लेकिन ये विषम संख्या भी है। अच्छा 2 सम संख्या है? हाँ ये ना? तो बाबू एक दशमलव संख्या भी लिए हैं 0.3। हाँ ये ना? हाँ बाबू वो भी होगा। और ले लेते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो बाबू आप देख पा रहे कि जितना भी संख्या है ना, वो सारा का सारा आप क्या देखिए, ये सारा का सारा कैसी संख्या है? सब मेरा परिमेय संख्या है। ये सारा का सारा कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। तो आप कहिएगा क्या सब अभाज्य संख्या परिमेय संख्या है? सब भाज्य संख्या परिमेय संख्या है? सब भिन्न संख्या है? सब दशमलव संख्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, विषम, सम संख्या, दशमलव संख्या, सब संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? लेकिन जितना भी परिमेय संख्या है सब भिन्न संख्या है? जरूरी नहीं है। जितना भी भिन्न संख्या सब प्राकृत संख्या है? जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जितना भी परिमेय संख्या से पूर्ण संख्या है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस बात को याद रखिएगा। आपके आगे में क्या है? एक्सरसाइज है, उसमें पूछा जाता है। एक्सरसाइज में पूछा गया है, क्या बताना है कि जितना भी परिमेय संख्या है सब पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या जितना भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय संख्या है? आप बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? डाउट है? टेंशन है? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से आगे बढ़े हम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, समस्या, टेंशन, दुख, तकलीफ? वेरी गुड। अभाज्य संख्या समझ में नहीं आया दीदी को? ध्यान दीजिएगा बाबू। अभाज्य संख्या क्या बाबू? इस संख्याओं का जोड़ा होता है।
जैसे कि 2 3 हो गया, 4 6 हो गया, 8 9 हो गया। तो बाबू अगर कोई भी दो संख्या लेना है, अगर उसका एक दो को एक दो divide देंगे तो एक ही है। एक आना चाहिए। HCF हाँ 5 कुछ भी होना चाहिए। HCF कुछ भी हो सकता है, आप 5 और 15 ले लीजिए, क्या दिक्कत है। HCF एक आना चाहिए। 5 और 15 का HCF एक नहीं आएगा, इसलिए वो सहभाज नहीं है। जिसका सहभाज संख्या का एक कंडीशन है, HCF क्या आना चाहिए, एक। कुछ भी हाँ 5 और 16 का होगा, ठीक है ना। अगर HCF एक आ गया तो वो सहभाज संख्या होगा, अदरवाइज सहभाज संख्या नहीं होगा। बस इतना ही कंडीशन है, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। कोई दिक्कत है क्या सहभाज संख्या के लिए? समझ में आ रहा है क्या? दिक्कत है क्या? नहीं ना। 0.3 परिमेय संख्या है, 2.5 है, 5.7 है, √2 है, नहीं है, √4 है। जो रूट से निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा। जैसे √4 का 2 निकल गया, परिमेय संख्या। √9 का 3 निकल गया, परिमेय। √16 4 निकल गया, √25 5 निकल गया, √8 नहीं निकलेगा तो नहीं होगा, सिंपल सा बात है, नहीं होगा, ठीक है। रूट आपका हो गया 49, ये 36 मान लेते हैं, निकल गया ना। तो ये सारा का सारा क्या होगा बाबू, परिमेय संख्या। जो रूट से निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आगे बताएंगे कि √2 √3 √5 √7 ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, आगे पता चलेगा। कोई दिक्कत है क्या? टेंशन यहाँ तक, समस्या नहीं ना? ठीक है, आगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। परिमेय संख्या आप लोग का थोड़ा बहुत क्लियर है। तो परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या का थोड़ा एक आध को प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का प्रकार, कोई दिक्कत? परिमेय संख्या बहुत बड़ा होता है बाबू, याद रखिएगा। अभी आपको बहुत पढ़ना है परिमेय संख्या में, हाँ याद रखिएगा। चलिए प्रकार में आते हैं। क्या सीधे? अभी समझ में आया ना? नाम नहीं लीजिएगा, समझे? रेशनल नंबर क्लास लेने का तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आप लोग को समझाना है। आइए बाबू देखिए, रेशनल नंबर जो होता है वो बाबू 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। समझ में आया? परिमेय संख्या कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। अब ये कौन कौन सा 3 तरह का होता है समझिएगा बाबू, सुनिए। नहीं वो अपरिमेय नहीं, आपको हम बताएं तो वास्तविक संख्या 2 तरह का, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय का भी प्रकार होता है। ये परिमेय होता है, पहला जो होता है वो धनात्मक परिमेय संख्या होता है। धनात्मक परिमेय संख्या, इसी को कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर बाबू, रेशनल नंबर। और दूसरा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसको कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। और एक होता है बाबू शून्य परिमेय संख्या। कैसी? शून्य परिमेय संख्या, इसको कहते हैं 0 रेशनल नंबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब समझिएगा बाबू, देखिए बाबू यहाँ पर समझिएगा बाबू, परिमेय संख्या को 3 भाग में बांट दिया गया। धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और 0 परिमेय संख्या। कौन कौन सा हुआ? धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और 0 परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू एग्जाम्पल। बाबू यहाँ लिखे 2/3। तो इसमें देखिएगा ऊपर वाला जो p है, ऊपर में p होता है, नीचे q होता है। ऊपर वाला p या फिर अंश हर भी बोल सकते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो ऊपर में भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है। तो बाबू याद रखिएगा, जिसमें अंश तथा हर दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, ध्यान से सुनना बाबू, जिसमें अंश और हर ये दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए या तो निगेटिव हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। कहेंगे निगेटिव वाला क्या बात हुआ? समझो कैसे हुआ।
अगर बाबू ये 2/3 तो धनात्मक हो गया, दिख ही रहा है तो धनात्मक है। लेकिन अगर बाबू -2/-3 है, दोनों में ऋणात्मक है, तो ये कट तो जाएगा ना, और आएगा क्या, 2/3 ही आएगा। हाँ ये ना, इसीलिए कहा जाता है वैसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, जिसका P और Q दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, वैसे परिमेय संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 6/7, -3/-2, -2, -9/-10, -11/-12, -5/-9 ETC। हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या? यानी वैसी संख्या जिसमें, वैसी परिमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है क्या? पक्का, वेरी गुड। लेकिन बाबू ऋणात्मक में क्या है? जिसका अंश या हर, अंश या हर, कोई एक अंश या हर में कोई एक ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक हो। अंश या हर में कोई एक क्या होगा बाबू? निगेटिव होगा, तब वो कहलाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। कैसे बाबू? समझो। यहाँ देखो बाबू, हम लिखते हैं -2/3। तो देखो बाबू, ऊपर वाला क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। हम लिखे 2/-3, ये भी क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। 5/-6, -7/3, ये सारा का सारा क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी जिसमें अंश या हर में कोई एक ऋणात्मक हो, उसे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या देवी? नहीं ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसको सोने दो, आराम से रेस्ट कर रहा है। वो पढ़ लिया है इसीलिए उसको नींद लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। देखो अब आते हैं बाबू जीरो परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या बताते समय ही बता दिए कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो बाबू जब Q 0 नहीं होगा तो बचेगा कौन? P। तो P ये 0 करेंगे और कितना 0 करेंगे? P/Q होता है परिमेय संख्या। ऊपरे में बोल दिया कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जब Q 0 नहीं होगा तो एक कौन बचा? P। तो P को 0 कर दो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में आएगा 0/2, 0/3, 0/4, 0/-2 ETC मार दो। P ही 0 होना चाहिए। Q 0 का तो परिमेय संख्या ही नहीं होगा। अगर लिख दिया कोई 2/0 तो कहेंगे कि इसको तू कह देगा ये क्या है? 0 परिमेय संख्या ना, ये परिमेय नहीं है तो ये 0 परिमेय संख्या। जैसे बाबू एक बात बताओ, सुनो ना बाबू एक बात बताओ। एक आदि क्या कहते हैं, एक कुत्ता है, कुत्ता हमने समझता है कुत्ता। वो कुत्ता को कहेगा कि ये लड़का है कि लड़की है। लड़का लड़की कहने का मतलब कि ये आदमी है या औरत है। तो पहले बोलते ये तो इंसान ही नहीं है, तो आदमी औरत तो बाद में। हाँ ये ना, पहले इंसान होगा, इंसान में तब ना देखेंगे ये लड़का है कि लड़की है, ये आदमी है या औरत है। उसी तरीके से ये 2/0 है, पहले ये तो चेक कर लो ये परिमेय है कि नहीं। हाँ ये ना, झूठे बुद्धि लगा रहे हैं कि परिमेय है कि वो परिमेय, परिमेय है कि वो परिमेय। पता पहले परिमेय ही नहीं है, तो परिमेय ही नहीं है तो शून्य और ऋणात्मक धनात्मक का तो बात ही नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो परिमेय संख्या का कितना प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सा? धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों क्या होगा? या तो पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों। और ऋणात्मक परिमेय संख्या में कोई एक निगेटिव होगा। कोई मतलब नहीं, कोई एक निगेटिव होगा, बाद बाकी सब पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसमें क्या होगा? शून्य में P/Q में P मेरा 0 होगा तभी उसको शून्य परिमेय संख्या कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। Q 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? तो 0 कैसी संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? शून्य परिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। चलिए बाबू, आप लोग का है एक थोड़ा सा चीज़ छूट गया था। जब आप लोग को पूर्णांक बता रहे थे तो पूर्णांक का प्रकार नहीं बताया, गलती हो गया था, छूट गया था। तो अभी थोड़ा सा पूर्णांक का प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? आप लोग को हम पूर्णांक बताए थे लेकिन पूर्णांक का प्रकार छूट गया था। इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है उससे, तो छोड़ना का है। ठीक है, सबको लपेट लेते हैं। आप लोग को हम जब पूर्णांक बताए थे उस समय क्या बताए थे? जब पूर्ण संख्या के समूह में यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सारा का सारा क्या है? पूर्ण संख्या है। इस पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का इसका हेडिंग ही ना सकता है, 0 से गिनती होने वाली संख्या पूर्ण संख्या।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबू, ध्यान से सुनना। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को, यानी निगेटिव प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक। चलो आप यहाँ ध्यान देना बाबू, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं कुछ देर के लिए। क्या बाबू? परिभाषा ये पूर्णांक का सीधा बोलो ना। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है? नहीं बाबू, शून्य से गिनती होगा तो वो तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। बात समझ में? शून्य से गिनती ऋणात्मक वाला कैसे आएगा? हाँ, पूर्ण संख्या का ठीक है। पूर्ण संख्या बोलिए ना, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ, एकदम बोल सकते हैं। ये भी बोलिए प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। आपकी इच्छा। अब यहाँ देखिए बाबू, जीरो के बाद जितना भी आप देख रहे हैं, जीरो के बाद इधर जितना भी देख रहे हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 सब प्लस में है, तो जीरो के राइट साइड में सारा वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। हाँ ये ना। और चूंकि ये पूर्णांक है, इसीलिए इधर वालों को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि सारा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन बाबू जीरो के लेफ्ट साइड में सारा का सारा वैल्यू क्या है? निगेटिव है, इसीलिए इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इसी को कहते हैं निगेटिव। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन बाबू एक बात बताइए, आपसे पूछा जाएगा 5 कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा 5 कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। 4 कैसा पूर्णांक है? धनात्मक। 8 कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। -1 कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक है। -4 कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक है। -3 कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन आपसे पूछेगा बाबू 0 कैसा पूर्णांक है, तो आप क्या जवाब दीजिए? धनात्मक की ऋणात्मक? एक बात बताइए, कहीं भी किसी बुक में ये कहीं पर भी जीरो के आगे प्लस या माइनस देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि प्लस देखिए जीरो कब आता है? जैसे +5 में -5 कर देंगे तो ये +5 इस देखो माइनस ई प्लस को खत्म कर देगा, प्लस इस माइनस को, यानी पूरी खत्म हो जाता है ना, जीरो आया। तो जीरो के आगे ना तो प्लस है ना माइनस है, तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक हुआ ना ही ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। तो जीरो को लिखेंगे ना तो धनात्मक ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ना ही ऋणात्मक। तो जीरो बाबू याद रखना, पूर्णांक भी 3 तरह का बट गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो शून्य कैसा पूर्णांक है? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन में कभी कभी देता है कि बताइए निम्नलिखित में शून्य कैसा पूर्णांक है? धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, क्योंकि शून्य के आगे ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। यहाँ तक समझ गए आप? उम्मीद करते हैं आप यहाँ समझ गए हैं। कोई दिक्कत है? अब आपको सीखना है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो बाबू अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी परिमेय संख्या हम लोग देखें। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 हो और p और q क्या हो? सह संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या। देखो बाबू, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहली बात, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 हो, जहाँ q not 0। सिंपल सा लॉजिक है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q not 0 हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बाबू √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 पाई etc। हाँ बाबू आगे भी होगा, √7 होगा, √10 होगा, √11 होगा। तो ये सारा का सारा क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। लेकिन बाबू मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये उठता है कि अगर √2 है, √2/1 कर दे तो p की जगह तो √2 हो गया और q की जगह 1 हो गया। हाँ ये ना, तो ये तो सह अभाज्य संख्या हो जाना चाहिए, सॉरी परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। तो ये अपरिमेय संख्या कैसे है?
इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया ना, हाँ ये ना, और क्यू भी जीरो नहीं है क्या, नहीं है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन अपरिमेय कैसे है? तो इसका जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा। जब आपको दशमलव प्रसार बताएंगे तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ये अपरिमेय है, परिमेय क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको जवाब मिल जाएगा। बस अभी इतना याद रखिएगा कि √2, √3, √5 ये सारा का सारा कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई भी कैसी संख्या है? लेकिन पाई का जो वैल्यू 22/7 वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू 3.14 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? खुद अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? रीज़न अगर पूछा जाएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि उसका वैल्यू 22/7 और 3.14 एक अपरिमेय संख्या है, कारण बताइए। तो कारण आप सिंपल सा ही दीजिएगा कि पाई का लगभग वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू उतना नहीं होता है, और एग्जैक्ट वैल्यू जो लिख देंगे ना वो खुद एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। तो परिमेय में याद रखिएगा जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू सबाद संख्या होना चाहिए। वो परिमेय में पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्यू इक्वल टू नॉट 0 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्यू कहीं भी 0 नहीं होगा, चाहे परिमेय रहे, वो परिमेय रहे, कुछ भी रहे, भिन्न रहे, क्यू 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो परिमेय ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। कुछ करते हैं एक्सपेरिमेंट। बाबू यहाँ लिख देते हैं 10/3, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिख देते हैं 7/8 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/7। समझिएगा, ठीक है, समझिएगा ना। आइए 10/3 यानी 10 को किससे भाग देना है? 3 से। 3 बार में 9 आएगा, शेषफल क्या आ गया? 1। तो बाबू जब शेषफल 1 आ गया हमको पूरा भाग लगाना है, तो यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव से यहाँ 0 उतरेगा। 3 बार में क्या आ गया? 9। फिर शेषफल क्या आ गया? 1। फिर दशमलव से 0 उतरेगा, 3 बार में क्या आ गया? 9। शेषफल में आ गया 1। तो ये तो चलते रहेगा, रुका क्या? नहीं ना। तो बाबू देखिए 10/3 को जब दशमलव रूप में बैठ किए ना तो वो उसका कहलाएगा दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार। तो 10/3 परिमेय संख्या है, और इसको जब हम पसार के लिख दिए 3.33, पसार के लिखना कहलाता है दशमलव प्रसार। क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर समझिएगा बाबू, यहाँ 7/8 है। इसका मतलब हो गया कि 7 को 8 से भाग देना है। तो बाबू यहाँ देखिए भाग तो लगेगा नहीं, तो 0.0 देंगे, हाँ ये ना, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? अब देखो 8 64, क्या बचेगा? 6, हाँ ये ना, क्या 6 बचेगा। अब दशमलव से 0 आएगा, 8 7 56, 4 आ गया, पॉइंट से फिर 0 आएगा, 8 5 देखो ये पूरी कट गया। लेकिन इसमें देखो बार बार 1 रिपीट हो रहा था और आगे भी 1 रिपीट होता जाएगा, लेकिन इसमें पूरी कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 0.875। कोई दिक्कत? अब आते हैं बाबू अगला, यहीं पे लिखते हैं, फिर मिटा देंगे, यहीं पे लिख देते हैं। 7 को 1 को है ना 7 से भाग देना है, 0.0 दे दिए, तो 1 बार में 7 आएगा, शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। फिर बाबू पॉइंट से 0 आएगा, 7 चौके 28, शेषफल क्या आ गया? 2। फिर इससे 0 आएगा, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 6 आ गया, इससे 0 आएगा, 7 8 56, फिर 4 आ गया, फिर इससे 0 आएगा, 7 5 35, 5 आ गया, चलते जा रहा है, फिर इससे 0 आएगा, हाँ ये ना, 7 7 49, यहाँ पे 1 आ गया, हाँ ये ना, फिर इससे 0 आएगा। तो बाबू देखिए आप 1 को 7 से भाग दिए थे, अब वही 1 आपका वापस से आ गया, तो अब यही काम करते हैं, क्या कंटिन्यू चलते रहेगा, तो आपका फिर वही रिपीट होते चले जाएगा, आपका वही रिपीट होते चले जाएगा। तो आपका इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.875।
142857। आगे भी क्या आएगा 142857। आप जब भाग कीजिएगा ना तो आपका यही बार बार आएगा, यानी ये 14287 बार बार रिपीट होगा। और यहाँ पे देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ ये ना। और ये तीनों का तीनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये तीनों है, लेकिन परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार आया अलग अलग आ गया। एक जैसा आया क्या, नहीं आया। कैसे नहीं आया, इसको मिटा दे, मिटा देते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर देखो 7/8 का जो दशमलव प्रसार है इस 5 में जाके रुक गया, 5 में जाके रुक गया, यानी 5 में जाके शांत हो गया, शेषफल 0 आ गया था। यानी कि बाबू 7/8 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। लेकिन बाबू 10 को जब 3 से भाग दिए तो ये 3 ऐते ही जाएगा, ऐते ही जाएगा, ऐते ही जाएगा, तो रुक नहीं रहा है ना। तो रुकेगा नहीं ना, उसको कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे, अशांत। और इसका भी नहीं रुक रहा था तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 2 तरह का। दशमलव प्रसार 2 तरह का होगा बाबू। पहला होगा शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होगा अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो दशमलव प्रसार 2 तरह का हो गया, एक हो गया शांत दशमलव प्रसार, एक हो गया अशांत दशमलव प्रसार। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो बताइए ये कैसा दशमलव प्रसार, अशांत है, ये शांत और ये अशांत हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? लेकिन बाबू एक बात बताइएगा, इस दशमलव प्रसार में हम रेकरिंग बैठा सकते हैं? रेकरिंग किसको कहते हैं? देखिए 3 के ऊपर 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो संख्या बार बार रिपीट होगा उस संख्या के ऊपर डंडा डाल दीजिए, एक लाइन खींच दी, उसको कहते हैं रेकरिंग। तो 3 के ऊपर रेकरिंग खींच दे, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट होगा। लेकिन आजकल जीवन जो हम लोग का है ना वो आलस भरा हो गया है, आदमी आजकल आलसी हो गया, उतना लकीर ना मारेगा, सीधा करेगा ना 3 के ऊपर एक बिंदा दे देगा। तो इसका भी मतलब वही हुआ, समझ में रहे क्या? तो बाबू इसका मतलब 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लाइन देते इसको कहते हैं रेकरिंग, और हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आगे बताएंगे अनावृत्ति किसको कहते हैं। ये हो गया आवृत्ति। अब देखिए ये तो रुक गया तो ये शांत हो गया, तो इसमें भी देखिए बार बार कौन रिपीट हो रहा है, 142857, 142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 0.142857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऊपर क्या दे दो, रेकरिंग दो, नहीं तो बुंदा बुंदा दे दो, कोई दिक्कत है क्या? सबके ऊपर है। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, रेकरिंग कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से दशमलव प्रसार 2 तरह का, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक हो गया अशांत दशमलव प्रसार, कोई दिक्कत। अब अगर हम √2 का दशमलव प्रसार निकालते, किसका, √2 का, तो √2 का होता है 1.414268576923 ... ऐसे रहेगा। अब इसके बाद क्या आएगा तुम बता पाएगा? हाँ ये ना, याद नहीं है, कुछ लिख दिए, समझ में आ रहा है क्या? याद देखिए 3 के बाद क्या आएगा आपको मालूम है? नहीं आएगा। लेकिन बाबू इसके बाद क्या आएगा आप बता दीजिएगा। कैसे बताइएगा? आप बता सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, 1422857, इसके बाद क्या आएगा 1422857। तो आपको पता चल रहा है ना इस वाले दशमलव प्रसार में कि आगे क्या आएगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या आएगा तो उसके ऊपर आप रेकरिंग लगा सकते हैं। हाँ ये ना, रेकरिंग बोले तो आवृत्ति लगा सकते हैं। आप बताइए इसके ऊपर नहीं पता चलेगा कि आगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, हाँ ये ना, और इसके आगे कुछ नहीं आएगा। तो बाबू ये भी तो अशांत है, हाँ ये ना, अशांत तो ये भी है, और अशांत तो ये भी है, ये भी है। लेकिन ये अशांत ऐसा है कि इसके ऊपर आवृत्ति लगा दिए। क्या लगा दिए? आवृत्ति। और ये भी ऐसा है कि इसके ऊपर क्या लगा दिया, आवृत्ति। लेकिन ई खचड़ा ऐसा है कि इसके ऊपर आवृत्ति नहीं लगा सकते हैं। कैसे लगाएगा, मालूम रहेगा तब ना आगे क्या आएगा। हाँ ये ना, कुछ आएगा। अगर √3 की वैल्यू की बात करें तो आएगा तो ना 1.6912827023 कुछ आ जाता है। तो जब कुछ भी आएगा तो तुरा मालूम कैसे चलेगा, तुम आवृत्ति किसके ऊपर लगाएगा, रेकरिंग किसके ऊपर लगाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम बात करें पाई का वैल्यू होगा 3.14296234 ... पाई का वैल्यू का एक बुक आता है मोटा सा,
और उसमें लोग याद कर करके रिकॉर्ड बनाता है। ये हम ऐसे ये लिख दिए हैं। तो बताओ पाई का वैल्यू में भी आगे क्या आएगा पता चलेगा? पाई का वैल्यू का बुक आता है मोटा सा, नेट पे सर्च मारना, पाई का वैल्यू का एक मोटा सा बुक आता है। याद करके रिकॉर्ड, कोई आदमी 100 नंबर तक, 200 नंबर तक, 1000 नंबर तक याद करता है कंटिन्यू। समझ में आ रहा है क्या पाई का वैल्यू? तो बाबू बताओ इसको पता चलेगा आगे क्या आएगा? लेकिन बताओ इसको अगर रिकॉर्ड बनाने बोलेगा तो आराम से बना लेगा ना। 0.333333 बोलते रहो, क्या टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बोलते रहो। इसमें भी आराम से रिकॉर्ड बन जाएगा 1428571 1428571 1428571 बोलते रहो तो बाबू रिकॉर्ड बन ही जाएगा। तो ये आवृत्ति में क्या है, सेम चीज़ रिपीट होता है। लेकिन बाबू इसमें सेम चीज़ रिपीट हो रहा है? ये जितना भी ये अभी लिखे हैं सेम चीज़ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट हो जा रहा है। जैसे देखो बाबू यहाँ 414 आ गया, 26857692 कुछ भी आ गया, इसमें भी कुछ कुछ आ रहा है। तो बाबू इसमें आवृत्ति लगा नहीं, जब आवृत्ति ना लगे तो अनावृत्ति कहेंगे। इसमें आवृत्ति नहीं लगा पाए ना, इसलिए किस कहेंगे इसको? अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब आवृत्ति नहीं लगा, अनावृत्ति। अनावश्यक, आवश्यक हो तो बढ़िया है, अनावश्यक आवश्यक नहीं है। अनावश्यक का मतलब क्या हो गया? आवश्यक नहीं है। अनावृत्ति का मतलब आवृत्ति नहीं है। इसी को कहते हैं नन रेकरिंग, नन रेकरिंग, नन रेकरिंग। तो बाबू देखो शांत का तो एक एक प्रकार है कि शांत है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार का फिर दो प्रकार बन गया। कैसा? अशांत आवृत्ति। कैसा? आवृत्ति। और जिसमें ना हो तो वो अशांत अनावृत्ति। अब यहाँ समझो बाबू, शांत दशमलव प्रसार किसका था? परिमेय संख्या का। किसका था? परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा निकला? शांत निकला। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार निकला परिमेय संख्या का, लेकिन अशांत में कौन सा निकला? अशांत आवृत्ति ना। तो अशांत आवृत्ति किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। लेकिन बताओ अशांत आवृत्ति किसका होगा? अनावृत्ति किसका होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या का हमेशा क्या होगा? अशांत अनावृत्ति होगा। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब तुम एक बार और तुम परिभाषा बना सकता है। देखो P/Q वाला तो सही है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख दे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ P और Q सह संख्या परिमेय संख्या करते हैं। या फिर ये बोल दो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या तो अशांत आवृत्ति हो, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो क्या गलत है? एकदम गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत आवृत्ति हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यह वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब समझ में आया परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? क्योंकि अपरिमेय संख्या जैसे √2 का वैल्यू आते रहेगा, बदलते रहेगा। अल्लाह कैलकुलेटर में करना, कैलकुलेटर हैंग हो जाता है, डॉट 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 दे देता है, होता है कि नहीं? कई बार क्या देता है? डॉट डॉट डॉट। √3 का निकालना, डॉट डॉट मिलेगा। √5 का निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ। √7 √8। लेकिन बाबू अगर √4 है, एक निश्चित वैल्यू 2 मिला, तो ये हो गया शांत। और जानते हैं जिसका दशमलव प्रसार होगा शांत, वो होगा परिमेय संख्या। इसलिए √4 क्या है? परिमेय संख्या। √9 क्या है? √25 क्या है? परिमेय। √7 क्या है? अपरिमेय, क्योंकि √7 का वैल्यू रखो, देखो कितना लंबा आएगा। क्योंकि इसके में अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, अनावृत्ति है। इसीलिए अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार जब भी आएगा वो आएगा अपरिमेय संख्या का। किसका आएगा? अपरिमेय। तुम बाबू पर जरूर 9th में रहा है, लेकिन 10th का चीज़ हो रही है। 9th में है, हालांकि 10th में ऑब्जेक्टिव आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बाबू एक बात बताओ, अगर हम कह देते हैं 7/8, तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होगा। अनावृत्ति होगा क्या? अगर कोई कह दे कि 7/8 का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, तो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि अशांत अनावृत्ति हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है। किसका होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताओ दशमलव प्रसार कितना तरह का? 2 तरह। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। किसका? 2 तरह का, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति किसका होता है? अपरिमेय संख्या का। किसका होता है? अपरिमेय संख्या का। और अशांत आवृत्ति किसका होता है? परिमेय संख्या का। समझ में आ रहा है? तो अब समझो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवृत्ति। समझ में आ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि बाबू इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा अशांत है। जैसे आप भाग दिए तब ना बताए कि ये अशांत आवृत्ति है, ये शांत है, ये अशांत है। आप बिना भाग देले बता दीजिएगा, देख करके बता दीजिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको हम कहेंगे 153 और लिख देंगे 8। आप भाग दीजिएगा तब ना बताइएगा कि ये शांत है कि अशांत है। हम देखिएगा बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप भी ये बता पाइए कि कैसे है। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको हम सब कल समझाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।